नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बीच में एक हफ्ते से ज़्यादा समय निकल गया है। मैं मुंबई गया था कुछ काम के लिए और वो बीमारी के कारण कुछ कर नहीं पाया। अब आहिस्ते आहिस्ते फिर स्वास्थ्य ठीक हो रहा है तो फिर से काम शुरू कर रहा हूँ। और बीच में बहुत सारी घटनाएं हो गई। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि ऐसे ही समय पर भाऊ गायब क्यों हो जाता है वगैरह वगैरह। माफ़ कीजिए, उम्र ज़्यादा है, 75 साल हो गए तो थोड़ी तकलीफ़ शरीर भी देता है, तो होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बारे में जितना हो सके बात करूँगा। जो कुछ मेरी समझ में आया है, मैंने समझने की कोशिश की है। वैसे तो बहुत सारी बातें मीडिया में आ चुकी है। शिवसेना के प्रवक्ता, राज्यसभा के सदस्य, शिवसेना का मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत अब जेल के अंदर गए, कस्टडी में गए, ईडी के कस्टडी में गए। और ये तो होना था। बहुत बहुत दिनों से, महीनों से लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। खुद शायद संजय राउत और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख है, वो भी इसका इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अरेस्ट ही करना है तो इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। आखिर वो हो गया, पिछले रविवार को हो गया। उनके घर में छापा मारा गया, उनको उठाकर ईडी के ऑफिस में लाया गया, रात को देर उनको अरेस्ट दिखाई गई। सवाल ये है कि संजय राउत जेल में जाने से क्या होने वाला है। संजय राउत तो अंदर चले गए तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। अनिल देशमुख भी अंदर पड़े हैं, वो नवाब मलिक, वो भी एनसीपी के प्रवक्ता थे, रोजाना मीडिया से बातें करते थे। अर्णब गोस्वामी को सुसाइड करना, आत्महत्या करने का समय आ जाएगा, ऐसा भविष्य उन्होंने बताया था, वो भी अंदर पड़े। क्या फर्क पड़ा। बात यह है दोस्तों कि संजय राउत के जेल जाने से किसे फर्क पड़ता है। शिवसेना को पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि शिवसेना का जितना नुकसान करना था शायद उससे भी ज्यादा नुकसान संजय राउत ने पहले ही कर दिया है। तो संजय राउत कस्टडी में गए, ईडी की कस्टडी में गए, कब्जे में, गिरफ्तारी में गए, उससे फर्क क्या पड़ता है, ये सोचना जरूरी है। शिवसेना को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि उनके घर में छापेमारी चल रही थी भांडुप में, मुंबई में, तो उनके घर के सामने बड़े सब 1,500 से ज्यादा शिवसैनिक, महिलाएं वगैरह इकट्ठा हुई थी, घोषणा दे रही थी। मीडिया में पूरा लाइव दिखाई दिया जा रहा था। मराठी मीडिया तो सिर्फ संजय राउत के लिए ही चलता है, अगर संजय राउत नहीं हो तो क्या करते थे, ऐसा ही पूछना पड़ेगा। तो ये सब थे, लेकिन फर्क क्या पड़ा था। उनके घर में छापेमारी चल रही थी, पूरा ईडी का एक बड़ा टोला आ गया था अधिकारियों का, सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, मुंबई पुलिस भी वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, हिंसा ना हो, इसके लिए तैनात हो गई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे तो शांत बैठे थे, उनकी रिएक्शन तक नहीं थी। हाँ, अरविंद सावंत जो दूसरे एमपी है लोकसभा के शिवसेना वाले, वो पहुंच गए थे और एक दो नेता थे। बाकी कोई नेता शिवसेना का हमने तो देखा नहीं। आपने देखा हो तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैंने नहीं देखा जिनको पिछले 50-55 साल से जिनको शिवसेना का नेता करके जानते हैं लोग। मैं भी जानता हूँ, मुंबई का आम आदमी जानता है। 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले हम जिनको शिवसेना के नेता मानते थे, इनमें से कोई भी ना भांडुप में दिखाई दिया, ना उसके बाद कैमरा के सामने आया कौन तो विनायक राउत आते, या उनके भैया अभी सुनील राउत आने लगे, किशोरी पेडनेकर जो पूर्व मेयर है वो है, या अरविंद सावंत दिखाई देते। और पूरा एक दिन निकल गया। एक दिन निकल जाने के बाद और रात को कभी देर से संजय राउत को अरेस्ट किया गया, उससे भी उद्धव ठाकरे जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वो
उनका काम चल रहा था। और जब मुंबई में सारा मीडिया इस पर चर्चा कर रहा था तो आदित्य ठाकरे कुछ कोंकण का दौरा कर रहे थे, घूम रहे थे, मीटिंगे, निष्ठा यात्रा कर रहे थे। वहां भी उनके 3-4 भाषण हुए, लेकिन उन्होंने संजय राउत का जिक्र तक नहीं किया, वो कुडाल में हो या कोल्हापुर में हो या और कहीं हो। हाँ, बाकी शिवसैनिक चंद्रपुर हो, नासिक हो और कहीं कहीं शिवसैनिक रास्ते पर आ गए थे। शिवाजी महाराज का पुतला या स्मारक देखकर उसके सामने आकर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, कुछ कर रहे थे। लेकिन मातोश्री शांत थी, मातोश्री में कुछ गड़बड़ नहीं थी। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि संजय राउत जेल में गए, कस्टडी में गए, उनको अरेस्ट हो गई और उनका कोई भविष्य भी बचा नहीं। क्योंकि अगर हम अनिल देशमुख की तरफ देखें, हम नवाब मलिक की तरफ देखें, तो ये लोग कई महीनों से अंदर है। नवंबर से लेकर आज तक, यानी कम से कम 9 महीने देशमुख अंदर है। नवाब मलिक फरवरी से लेकर आज तक 4-5 महीने हो गए अंदर है, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। हाँ, जो ईडी की कस्टडी थी वहां से जुडिशियल कस्टडी में डाला गया, लेकिन बाकी उनको कोई सहूलियत नहीं मिली है। तो संजय राउत उसी राह पर चल पड़े हैं या ईडी उनको अपने साथ उसी राह पर लेकर जा रही है। इसके बावजूद भी शिवसेना के पक्ष प्रमुख सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जो है, उनको ऐसा लगा नहीं कि भाई ये कोई गंभीर मामला है। उन्होंने उसमें कुछ बोलने की, बयान देने की भी जरूरत नहीं समझी। पूरा रविवार सुबह 7 बजे से लेकर देर रात 11-12 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उस पर एक शब्द भी उद्धव ठाकरे ने कहा नहीं, कहीं बयान दिया नहीं, ना उसका निषेध किया, प्रोटेस्ट किया, तकरार की या कोई बयान दिया। दूसरे दिन जबकि संजय राउत को कोर्ट में हाजिर करने की तैयारियां चल रही थी, तब उद्धव ठाकरे उठे और भांडुप में संजय राउत के फैमिली से मिलने गए और कुछ मिनट मिलने के बाद निकल गए। यानी एक बात साफ है, एटलीस्ट उद्धव ठाकरे जिस पार्टी के हैं, उस पार्टी के जो नेतागण हैं, उनके लिए तो संजय राउत अंदर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है और ठाकरे फैमिली को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि कुछ मिनट उनके फैमिली के साथ संजय राउत की माँ होगी, उनकी पत्नी होगी या उनकी बेटियां है, उनको सांत्वना देकर उद्धव ठाकरे निकल गए। आगे क्या है? आदित्य ठाकरे जो शिवसेना में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 2 नंबर माने जाते हैं, वो कोंकण के कोल्हापुर वगैरह दौरा कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। वहां भी उन्होंने शायद ही संजय राउत का जिक्र किया। ये बात समझना जरूरी है दोस्तों कि फर्क क्या पड़ा। अगर उनको फर्क नहीं पड़ा है तो किसको फर्क पड़ा है? खुद संजय राउत को तो फर्क पड़ा है, क्योंकि रोज वो एक योद्धा बनकर मीडिया के सामने आते थे और रोज बनी बनाई, दिखी दिखाई लड़ाई मीडिया पर लड़ते थे। 8-10 उनके कोई सेंटेंस है, आप पूरे 1.5-2 साल के संजय राउत के सब आर्टिकल्स लेकर देखेंगे तो उसमें आपको कम से कम 40-50, ज्यादा से ज्यादा 100 वाक्य, सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे कि वही घुमा फिरा कर वो हमारे सामने पेश करते थे और मीडिया हर दिन नई थाली बना के हमारे सामने पेश करता था। तो इसलिए संजय राउत ये किरदार जो है, वो शिवसेना का प्रवक्ता हो, राज्यसभा का सदस्य हो, मराठी पॉलिटिक्स हो, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स राजनीति हो, इसके बजाय सबसे ज्यादा बड़ा किरदार अगर भूमिका संजय राउत की थी, तो ये मीडिया का जो खेल चलता है चैनल वालों का, उसमें एक बंदर बन चुके थे। मीडिया वाले कुछ भी लेकर घुमाते थे, डम 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 डमरू बजाते थे, ये बंदर नाचने लगते थे। ये नहीं होगा, पीठ में खंजर। यानी यहां तक होगा कि राज ठाकरे जैसे दूसरे राजनेता को संजय राउत की नकल उतारनी पड़ी। और राज ठाकरे क्या बोले थे याद है आपको? उनको पूछा गया कि संजय राउत का भविष्य क्या है,
तो राज ठाकरे ने बताया था कि उनको बंद कमरे में अपने से ही या दीवार से बात करने की आदत डालनी चाहिए। ये संजय राउत ने मेरा ख्याल है फरवरी या मार्च में बताया था। अब मानो 5-6 महीने हो गए और वही सिचुएशन आ गई, क्योंकि रोज ट्विटर पर कुछ ना कुछ शेरो शायरी करने वाले या शेर शायरी का कोट करने वाले या तो कैमरा पर आकर पीठ में खंजीर भोंकने की बातें करने वाले संजय राउत अब अंदर चले गए, और अंदर जाकर उनको कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली है कि भाई अंदर रहो बाहर रहो, कैमरा तो सामने होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। इसलिए अगर फर्क ज्यादा से ज्यादा पड़ा है तो मैं मानता हूं कि मराठी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है या मराठी मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसके लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ा है कि इनको अभी सोचना पड़ेगा मराठी मीडिया को कि भाई रोज का खेल तो टीवी पर दिखाना है 24/7, तो इस खेल में बंदर कौन सा लाए, क्योंकि जो हमेशा का जो बंदर था वो तो अंदर चला गया। अब वो तो इनकी मीडिया के खेल में आने वाला नहीं है। रोज रोज हर 2-3 दिन के बाद पीठ में खंजीर भोंकना, ये बात तो आती। पिछले 2 साल में आप अगर काउंट करेंगे तो मुझे लगता है कम से कम 1 से 2 लाख बार अकेले संजय राउत ने शिवसेना के पीठ में खंजीर भोंपा। ये बात आपने सुनी होगी। हाँ, हर बार पीठ इनकी रहती थी, खंजीर किसी और का रहता था, लेकिन किसी भी खंजीर को भोंकने के लिए, ठोकने के लिए बस इनकी पीठ उपलब्ध होती थी। तो कम से कम 1 लाख बार संजय राउत ने ये बात बताई होगी। दूसरी बात 2-3 लाख बार वो बोले होंगे कि मैं डरता नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से शरण जाने वाला नहीं हूं। तीसरी बात, ये बदले की राजनीति है, भाजपा बदले की राजनीति कर रही है। ये ऐसे गिने चुने आप एक 50 सेंटेंसेस निकाले तो वो छोड़कर संजय राउत ज्यादा कुछ भी नहीं बोले, लेकिन वही इधर उधर घुमाने के लिए मीडिया रोज कैमरा लेकर खड़ा हो जाता। अब मीडिया के, मराठी मीडिया या मुंबई के मीडिया के सामने ये बहुत बड़ी समस्या, उनके लिए बहुत बड़ा फर्क हुआ है कि भाई आज के खेल के लिए कौन सा बंदर मिलेगा, क्योंकि हमारा लाडला बंदर तो अंदर गया है। मुझे याद आया आशीर्वाद नाम की फिल्म 70 के दशक में आई थी, जिसमें अशोक कुमार की भूमिका थी और अशोक कुमार ने कुछ गाने गाए थे उनकी आवाज में, तो बच्चों के लिए अच्छे बच्चों के गीत थे। तो खेल वाला चंद्रशेखर आया अपना बंदर लेकर, ऐसा कुछ था उसमें। तो वैसा है मीडिया का जो था पिछले 2 साल में, संजय राउत ये मीडिया के लिए एक बंदर बनकर पेश हुए थे। बस डमरू बजाओ, कैमरा नाम का डमरू बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे जो है वो मानो संजय राउत के लिए डमरू बन गए थे और वो डमरू बजाते थे और बंदर का खेल शुरू होता था। अब ये बंदर का खेल बंद हो गया क्योंकि बंदर ही नहीं है। तो मीडिया के सामने ये बड़ी समस्या है कि हमारे लिए रोज का कुछ दिखाने के लिए उद्धव ठाकरे नया बंदर तो कम से कम भेजे, क्योंकि जिस ढंग से संजय राउत पेश आते थे, बोलते थे, उसको तो प्रवक्ता वगैरह नहीं बोल सकते, उसको प्रवक्ता नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रवक्ता की भाषा सुसंस्कृत साफ सुथरी होनी चाहिए। संजय राउत के पास साफ सुथरी कोई भाषा थी ही नहीं। वो गाली गलौज को ठाकरे शैली बोलते थे, ठाकरी भाषा बोलते थे। लेकिन बाला साहब हो या प्रबोधनकार ठाकरे हो, इनके भाषा में अपशब्द जो होते थे वो अपने आप आते थे, क्वाइन करके नहीं आते थे। बस हमको अपशब्द सुनाने हैं इसीलिए नहीं आते थे। लेकिन संजय राउत तो गाली गलौज ही ठाकरी भाषा बनाकर उन्होंने प्रबोधनकार ठाकरे या बाला साहब ठाकरे की जितनी बदनामी की है कि इनके गाली गलौज को उन्होंने ठाकरी भाषा का नाम दिया। ये ठाकरे फैमिली का सबसे बड़ा इंसल्ट, अपमान है, अवहेलना है। होने दो, कोई बात नहीं।
मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि मराठी मीडिया को बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, शरद पवार को भी नहीं फर्क पड़ा है, महाविकास आघाड़ी के किसी नेता को, पार्टी को नहीं फर्क पड़ा है, ना शिवसेना को फर्क पड़ा है, ना कोई शिवसेना के नेता को फर्क पड़ा है। लेकिन मराठी मीडिया पर्टिकुलरली जो रोज सुबह उठकर संजय राउत के दरवाजे पर भिखारी जैसे जाकर बैठते थे कि भैया कुछ तो डालो हमारे कैमरे में, कुछ तो डालो यार, कुछ तो बोलो यार, ऐसे भिखारी जैसे जो जाकर खड़े हो जाते थे, उनका अब कुपोषण शुरू होगा। जब तक उद्धव ठाकरे नया बंदर इनके लिए पेश नहीं करते, तब तक भगवान जाने मराठी मीडिया का, मराठी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, चैनलों का क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।